साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने चला रखी थी और उस सीरीज के तहत हाल ही में हमने कैटालॉगिंग वाला पोर्शन कंप्लीट किया है। कैटालॉगिंग के जितने भी सवाल बनते थे वो सब के सब हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार कर लिए हैं। आज की इस क्लास से हम प्रारंभ कर रहे हैं इंडेक्सिंग से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो एक एक क्लास के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हुए आगे चलने वाले हैं। तो चलिएगा साथियों, करते हैं प्रारंभ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी पुस्तक में उल्लेखित विषयों, व्यक्तियों के नाम, स्थानों आदि की विस्तृत वर्णमाला सूची को क्या कहा जाता है? किसी पुस्तक में उल्लेखित विषयों, व्यक्तियों के नाम, स्थानों आदि की विस्तृत वर्णमाला सूची अर्थात अल्फाबेटिकल लिस्ट को हम क्या कहते हैं? यह आपका सिंपल सा सवाल है। अब चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन इसने बताया है कि क्या उसे हम फुटनोट कहेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है कि क्या उसे हम इंडेक्स कहेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है कि उसे हम एंड नोट कहेंगे या फिर उसे हम बिब्लियोग्राफी कहेंगे। चारों में से एक सही जवाब है कि किसी पुस्तक में उल्लेखित विषयों, व्यक्तियों के नाम, स्थानों आदि की विस्तृत वर्णमाला सूची को हम इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। सभी प्रकार के सवाल हैं, इजी सवाल भी हैं और थोड़े अच्छे लेवल के सवाल भी हैं, क्योंकि परीक्षा में हर एक प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि सभी इजी सवाल होंगे और ऐसा भी नहीं होता कि सारे सवाल अच्छे लेवल के होंगे। जैसा कि आपके सामने है, पूछा जा चुका है ये भी सवाल एमपीपीएससी 2018 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमण प्रणाली अर्थात इंडेक्सिंग सिस्टम के उदाहरण है? इन चार में से आपको बताना है कि इंडेक्सिंग सिस्टम कौन कौन सी है। बताइए भाई, चार ऑप्शन दिए हैं। क्या पोप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम है? क्या प्रेसिज इंडेक्सिंग सिस्टम है? क्या चेन प्रोसीजर इंडेक्सिंग सिस्टम है? या फिर सबके सब ही इंडेक्सिंग सिस्टम है? आपको इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पटना हाईकोर्ट 2019 में यह सवाल पूछा जा चुका है। देखिएगा, आपने जब इंडेक्सिंग की क्लासें ली हैं तो उनमें मैंने एक एक को पढ़ाया है डिटेल के साथ में। प्रेसी को हमने इंडेक्सिंग में पढ़ा है और डिटेल से पढ़ा है। पॉप्सी को भी हमने डिटेल से पढ़ा है। चेन प्रोसीजर को भी पढ़ा है। तीनों को ही हमने इंडेक्सिंग सिस्टम के तहत पढ़ा है। याद होगा, पोप्सी जी भट्टाचार्य के द्वारा तैयार की गई थी और मैंने कहा था कि याद कैसे करोगे? बोले गुरुजी पेप्सी गुड़ैसी, तो गुड़ैसी 79, तो 1979 में इसका प्रकाशन किया गया था। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इसको डेवलप कब किया गया था, तो यहां 7 नो है, आप 6 नो कर देना। आपसे अगर पूछा जाए कि पोप्सी का विकास कब हुआ, तब तो 1969 बताना है। आपसे पूछा जाए कि पोप्सी का प्रकाशन कब हुआ, तो फिर 1979 जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रेसी की बात कर लेते हैं। प्रेसी ऑस्टिन, किसने? डायरेक्ट ऑस्टिन ने तो ये तैयार करी थी। प्रेसी अरे 1968 के अंदर तो इसे डेवलप किया गया था। 1968 में तो इसे डेवलप किया गया। और फिर आपसे अगर यह भी पूछ ले कि इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, तो फिर कहेंगे सर 1974 के अंदर। 1974 के अंदर इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। उसके बाद आता है चेन प्रोसीजर। व्यक्ति का नाम पूछे कि किसके द्वारा तैयार की गई, तो आप कहेंगे सर SR रंगानाथन के द्वारा तैयार की गई थी। अच्छा, कब तैयार की थी, यह भी तो पूछ सकता है ना।
तो फिर आपको याद होगा हमने एक बुक पढ़ी थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर ही चेन प्रोसीजर आया था। इस चेन प्रोसीजर को हम चेन इंडेक्सिंग के नाम से भी पुकारते हैं। तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग आपकी 1938 में आई थी। अगर वो बुक ही आपकी 1938 में आई है और उस बुक में ही चेन प्रोसीजर दिया था, तो वो भी कब आएगा भाई? 1938 में ही आएगा। तो तीनों ही इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल है, आराम से इन्हें याद कर लेना है। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। पोप्सी, ठीक है, प्रेसीज, चेन प्रोसीजर और स्लिक, जिसे मैं स्लाइस बोलता हूं, क्योंकि इससे स्लाइस के हिसाब से मुझे वो सारी चीजें याद हो जाती है। देखो क्या है भाई, ये तीनों चारों की चारों पूछा है कि बताइए ये किसके एग्जाम्पल हैं। पोप्सी अभी देख लिया, इंडेक्सिंग सिस्टम है। प्रेसी अभी देखा हमने, इंडेक्सिंग सिस्टम है। चेन प्रोसीजर रंगानाथन वाली 38 वाली, ये भी इंडेक्सिंग सिस्टम है। और ये भी इंडेक्सिंग में हमने पढ़ी है। मैंने याद करने का जुगाड़ भी बताया था कि इसे स्लिक ना पढ़ के क्या पढ़ोगे? स्लाइस पढ़ोगे। और स्लाइस बोले सार जा रहे है ना, तो जे शार्प के द्वारा ये तैयार करी गई थी। सिलेक्टिव लिसनिंग इन कॉम्बिनेशन, स्लाइस सार। और स्लाइस का अगर वर्ष भी आपसे पूछा जाए तो याद कैसे कर लेना? याद ऐसे कर लेना, बोले गुरुजी स्लाइस की बोतल 66 रुपए की आया करे है, तो 1966 आप इसके लिए वर्ष याद कर सकते हैं। कर्नाटक लाइब्रेरियन 2017 में यह सवाल पूछा गया था। हालांकि सवाल तो बिल्कुल सिंपल पूछा है कि ये किसके उदाहरण है। आप कहेंगे सर इंडेक्सिंग सिस्टम के उदाहरण है। ये तीन हम अभी बात कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, ये बच गया था, इसकी चर्चा हमने अभी इसी क्वेश्चन में कर ली है कि स्लाइस, जे शार्प और वर्ष पूछे तो आपका 1966 का है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देखिएगा अनुक्रमण अर्थात इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के 3 प्रकार कौन से हैं? यह आपका सवाल है। सुनना यहां आपसे पूछ रहा है इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार। याद रखना, कंफ्यूज हो जाती है, बच्चे दोनों को एक समझ लेते हैं। सवाल इंडेक्सिंग लैंग्वेज को लेकर है, इंडेक्सिंग को लेकर नहीं है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार पूछे तो अलग बताने हैं और इंडेक्सिंग के प्रकार पूछे तो अलग बताने हैं। ध्यान रखना, इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार दिमाग में रखने हैं 3, लेकिन अगर पूछता कि इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है तो फिर आप अपने दिमाग में वो 4 प्रकार रखेंगे। कौन से हैं वो 4 प्रकार, उनकी भी अभी बात करेंगे। खैर इस सवाल से निपट लेते हैं। पहले क्या कहता है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। पटना हाईकोर्ट 2019 में यह सवाल पूछा गया। 3 प्रकार। पहला प्रकार फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा प्रकार नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा प्रकार कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ये 3 प्रकार होते हैं इंडेक्सिंग लैंग्वेज के। तीनों ऑप्शन में दिए हैं, इसका मतलब डी अपना सही जवाब जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ये सब के सब इसके प्रकार हैं। अब सुनो, जिन साथियों ने मेरी क्लासें रेगुलर ली हैं, इंडेक्सिंग वाली भी कंप्लीट क्लासें करी हैं, उनको तो यह चीज भी समझ में आ गई कि फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज कौन सी वाली है, नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज कौन सी वाली है और कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं। ये मैंने वहां डिटेल से आपको लिखवा भी रखा है और समझा भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा यहां देख लीजिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 3 प्रकार हैं। पहला था फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट का हम वर्णन करते हैं, किसी भी प्रलेख का वर्णन करते हैं, तो इसमें तो क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है फ्री इंडेक्सिंग। आप एकदम आजाद हैं, दिमाग में ऐसे ही रखना है, आप एकदम आजाद हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का वर्णन करने के लिए, अपने प्रलेख का वर्णन करने के लिए। एकदम फ्री हैं आप, बिल्कुल आजाद हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी शब्द से भी आशय है, किसी भी शब्द का मतलब देखो फ्री है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी उस पुस्तक में या आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर से ही कोई शब्द ले
आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर का भी ले सकते हैं या फिर बाहर से भी कोई शब्द ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट का वर्णन करने के लिए। आप बिल्कुल आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। लेकिन नेचुरल इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी आप कोई भी शब्द ले सकते हैं डॉक्यूमेंट का वर्णन करने के लिए, लेकिन वो केवल और केवल उस प्रलेख के अंदर से ही लेंगे। इसमें तो बाहर से भी ले सकते थे, इसमें नेचुरल में केवल प्रलेख के अंदर से ही शब्द लिया जा सकता है, बाहर से नहीं। क्लियर हो गई दोनों में। अब तीसरी चीज देखिए, तीसरा है कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, जब किसी इंडेक्सर के द्वारा इंडेक्सिंग तैयार की जा रही थी तो उसी समय उन्होंने कुछ टर्म्स को अप्रूव्ड किया है। आप केवल और केवल इंडेक्सर के द्वारा अप्रूव्ड की गई टर्म्स का ही प्रयोग कर सकते हैं, आप आजाद नहीं हैं। तो ये तीनों है, तीनों को इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। सही जवाब क्या जाएगा, डी जाने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, इंडेक्सिंग के प्रकार में शामिल नहीं है, इस बार पूछा है इंडेक्सिंग के बारे में। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में। पटना हाईकोर्ट 2019 में यह भी सवाल पूछ लिया गया था। आ जाओ इधर, अनुक्रमण के प्रकार अर्थात इंडेक्सिंग के प्रकार। देखो कौन सा नहीं है पूछा है, चार में से एक नहीं है। ऑथर इंडेक्स होता है क्या, आप कहेंगे हां जी सर बिल्कुल होता है। टाइटल इंडेक्स, बिल्कुल टाइटल के हिसाब से भी इंडेक्स बनता है, बिल्कुल सर आपने लिखवाया है। ये भी सब्जेक्ट इंडेक्स, सब्जेक्ट के हिसाब से भी इंडेक्स आपने लिखवाया है। लेकिन क्या मैंने कैटालॉग इंडेक्स लिखवाया है, आप कहेंगे जी नहीं सर, कैटालॉग तो नहीं लिखवाया, लेकिन इन तीन के अलावा आपने एक प्रकार और लिखवाया था, तो देख लेना मैंने वहां पर बुक इंडेक्स और लिखवाया है। तो ये चार याद कर लेना आप, ऑथर इंडेक्स, टाइटल इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स और एक और जोड़ लेना बुक इंडेक्स। ये चार प्रकार मूल रूप से आपको याद करने ही करने हैं। सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, विषय शीर्षक सूची अर्थात सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट में याद करो LCSH, SLSH, बहुत सारी पढ़ाई है ना। खैर, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड थिसोरी आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके उदाहरण हैं, विषय शीर्षक सूची और शब्दकोश थिसोरी किसके उदाहरण हैं भाई। तो देखो, नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज के हैं क्या, फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज के हैं क्या, कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज के हैं क्या। तो साथियों इसके लिए आप याद करेंगे कि सर ये कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज के हैं। इसके अंदर आपको प्रलेख का वर्णन विवरण या वर्णन प्रस्तुत करने के लिए इंडेक्सर ने टर्म्स अप्रूव्ड करके दी हैं, आप केवल और केवल उनका ही यूज कर सकते हैं, मन मर्जी आपकी नहीं चलेगी यहां। तो ये कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। सी एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, वह अनुक्रमणिका प्रणाली जिसमें अनुक्रमणिका के समय ही घटक शब्दों का समन्वय कर लिया गया था। इंडेक्सिंग तैयार करते समय ही घटक शब्दों को समन्वय कर लिया गया था, तो उसे हम कौन सी इंडेक्सिंग कहेंगे। याद करवाया है, लिखवाया है बाकायदा। क्या उसे हम कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहेंगे, क्या उसे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहेंगे, क्या उसे पोस्ट कोऑर्डिनेट वाली कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। साथियों याद करो, जब अपन ने इंडेक्सिंग शुरू की थी उसी समय देखा था कि दो प्रकार मूल रूप से ऐसे देखे थे, प्री और पोस्ट के हिसाब से। तो प्री और पोस्ट में भी मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे, कौन कौन सी प्री वाली में जाएंगी, कौन कौन सी पोस्ट वाली में जाएंगी, एक सूची आपको बनवाई थी। खैर, यहां पर सिर्फ यह देखना है कि प्री किसे कहेंगे और पोस्ट किसे कहेंगे। तो देखो, वह अनुक्रमणिका प्रणाली या वह इंडेक्सिंग सिस्टम जिसमें इंडेक्सिंग के समय ही
घटक शब्दों का समन्वय कर लिया गया था, घटक शब्दों को कोऑर्डिनेट कर लिया गया था। तो इंडेक्सिंग के समय ही कर लिया गया था, तब उसे कहेंगे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे उसे? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। अब पोस्ट की भी बात करेंगे, लेकिन एक एक सवाल के हिसाब से करेंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। अनुक्रमणीकरण प्रणाली जिसमें किसी विशेष अनुरोध के किए जाने से पहले ही अनुक्रमणिका विवरण में शब्दों का समन्वय कर लिया जाता है। मतलब अनुरोध से पहले ही समन्वय कर लिया गया, पहले ही कर लिया गया, इसका मतलब प्री में हो गया। तो प्री कोऑर्डिनेट अगर पहले ही हो गया तो यहां पर भी जवाब क्या जाएगा? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, पूर्व समन्वित अनुक्रमणिका प्रणाली। डी एकदम सही जवाब जाने वाला है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। अनुक्रमणीकरण प्रणाली जिसमें खोज के समय, ध्यान रखना ये पहले की बात नहीं कर रहा है, अब बात हो रही है खोज के समय शब्दों का समन्वय करना। और खोज के समय अगर शब्दों के समन्वय की बात हो तो आप पोस्ट कोऑर्डिनेट लगाएंगे, प्री नहीं लगाएंगे। प्री में तो पहले ही समन्वय कर लिया जाता है, और खोज के समय अगर समन्वय की बात आए तो आप पोस्ट कोऑर्डिनेट आंसर देंगे। तो पोस्ट कोऑर्डिनेट जाएगा यहां पर। डी एकदम सही जवाब होगा। डी एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा। वह अनुक्रमणीकरण प्रणाली क्या है जिसमें अनुक्रमणिकार द्वारा अर्थात इंडेक्सर के द्वारा किसी विषय की घटक अवधारणाओं को अलग अलग असमन्वित रखा जाता है और उपयोगकर्ता खोज के समय अवधारणाओं का समन्वय करता है। खोज के समय जब भी समन्वय की बात आए तो आप पोस्ट कोऑर्डिनेट लगाएंगे। खोज के समय की बात आए तो पोस्ट कोऑर्डिनेट लगाना है। सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के दो प्रकार कौन से हैं? याद करिए, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको लिखवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है कि पोस्ट कोऑर्डिनेट के भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से होते हैं? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिसने क्लास प्रॉपर तरीके से ली है वो आराम से आंसर तक पहुंच गया अब तक। जिसने नहीं ली है वो अब पहुंच जाएगा। देखिएगा दो प्रकार पोस्ट कोऑर्डिनेट के कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्रम एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम। क्या ये दो प्रकार बताए थे मैंने? दूसरा वर्ड एंट्री सिस्टम और फ्रेज एंट्री सिस्टम। क्या ये दो प्रकार बताए थे? तीसरा रिलेशनशिप एंट्री सिस्टम और नॉन रिलेशनशिप एंट्री सिस्टम। क्या ये बताए थे दो प्रकार? तीसरा या चौथा क्या कह रहा है? सिस्टमैटिक एंट्री सिस्टम और सिंटैक्टिक एंट्री सिस्टम। चारों में से सही जवाब क्या होगा? आपको देखना है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के दो प्रकार कौन से हैं, और सही जवाब इसका मैंने आपको लिखवाया था, ट्रम एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम। ट्रम एंट्री सिस्टम क्या है, आइटम एंट्री सिस्टम क्या है, अभी क्वेश्चंस के हिसाब से मैं विश्लेषित करूंगा। आगे वाले क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर हैं। चलिएगा देखिएगा क्या कहता है सवाल। किस प्रकार की पश्च समन्वय अनुक्रमण अर्थात पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग प्रणाली में, किस प्रकार की पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग प्रणाली में प्रत्येक उपयुक्त शब्द के लिए अनुक्रमण प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक उपयुक्त शब्द के लिए, है ना। यहां देखो एप्रोप्रिएट टर्म्स के लिए, तो एप्रोप्रिएट टर्म्स की बात कर रहा है। तो आपको दो प्रकार अभी बताए हैं, ट्रम एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम। इसमें आप कौन सा आंसर लगाएंगे? यहां से डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। ट्रम्स की बात हो रही है तो ट्रम्स वाले प्रकार में जाएगा, सीधा सा है। तो ट्रम एंट्री सिस्टम इसका सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। यूनिट्रम इंडेक्सिंग और ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड। याद करो इंडेक्सिंग की एक सूची लिखवाई थी मैंने आपको, वहां पर मैंने आपको यूनिट्रम इंडेक्सिंग भी लिखवाई थी और ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड वाली भी लिखवाई थी।
ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड, ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड जिसे आप पीक ए बू के नाम से भी जानते हैं और जिसे आप बेटन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, याद करिए, है ना। और यूनिट्रम भी मैंने 1953 वाली आपको लिखवाई थी, एम टोबे वाली, तो दोनों ही इंडेक्सिंग है। तो भैया किसके उदाहरण हैं? क्या ट्रम एंट्री के हैं कि आइटम एंट्री के हैं? अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, गौर से सवाल को भी देख लोगे, तो भी सही जवाब तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे? देखो, यूनिट्रम साफ साफ इसमें ही लिखा हुआ है, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। यूनिट्रम तो भैया ट्रम वाली का ही तो प्रकार है, ट्रम एंट्री सिस्टम के ही ये प्रकार है। ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड जिसे आप बेटन कार्ड के नाम से जानते हैं, पीक ए बू के नाम से भी जानते हैं, और यूनिट्रम वाली, दोनों इसी के प्रकार हैं। याद कर लेना, बार बार परीक्षाओं के माध्यम से आपसे ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। किस प्रकार की पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर प्रत्येक दस्तावेज के लिए एकल प्रविष्टि बनाई जाती है? प्रत्येक दस्तावेज के लिए एकल प्रविष्टि बनाई जा रही है। तो प्रत्येक दस्तावेज के लिए, प्रत्येक आइटम के लिए एक प्रविष्टि बनाई जा रही है, बी का यह प्रकार है, अर्थात ट्रम एंट्री सिस्टम का यह प्रकार है। समझ में दोनों चीजें आ गई होंगी, ट्रम वाली भी हमने देख ली और आइटम वाली भी हमने देख ली है, तो बी एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, एज नोच कार्ड या पंच कार्ड सिस्टम किसके उदाहरण है? बहुत सिंपल सवाल है। और याद करो, जब इंडेक्सिंग सिस्टम की सूची में आपको लिखवा रहा था, उस सूची में प्रारंभ में ही मैंने एज नोच कार्ड इंडेक्सिंग लिखवाई थी। वहां पर मैंने यह भी बताया था कि एज नोच कार्ड को डेवलप करने वाले व्यक्ति कौन थे और किस वर्ष में इसे डेवलप किया गया था, लिखवाई थी मैंने बहुत अच्छे से। लेकिन यहां सवाल कुछ और पूछ रहा है आपसे, यहां पूछ रहा है कि ये किसके उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है, सीधा याद करना है, ये आइटम एंट्री सिस्टम के उदाहरण है, ट्रम वाली के नहीं है। किसका एग्जाम्पल है, यही तो बताना था। अब एज नोच कार्ड सिस्टम किसने दिया था, तो आप उसके लिए तो हेनरी स्टैमफोर्ड का नाम याद करेंगे। हेनरी स्टैमफोर्ड, एज नोच कार्ड सिस्टम उन्हीं ने ही दिया था। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि बताइए एज नोच कार्ड सिस्टम को कब तैयार किया गया था, कब आई थी भैया, तो फिर यहां से पकड़ लेना, नोच, नोच, नो और 96 याद कर लेना। लेकिन 96 कौन सा वाला, 1800 वाला, 1896 का वर्ष आप यहां से पकड़ सकते हैं। नोच, एज नोच कार्ड है ना, तो नोच, 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 नोच आ रहा है तो नो और 6 बोल लेना उसको ना, तो 96 हो जाएगा। याद रख सकते हैं, इसी प्रकार से याद रखना होता है। ये वर्ष कोई ना कोई जुगाड़ बना के अपनी मेमोरी में सेव हमें करने होते हैं। चलिएगा, खैर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विषय सूची के लिए नियम निर्धारित किए थे? विषय सूची के नियम अर्थात सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के नियम सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिए थे? यह सवाल मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं। इसका सही जवाब जाएगा CA कटर, क्योंकि डिक्शनरी कैटलॉग के माध्यम से सबसे पहले विषय सूचीकरण के नियम CA कटर साहब ने 1876 में आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे। ए सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देखिएगा, सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग किससे संबंधित है? CGPSC 2019 का यह सवाल है। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, और सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग आपको पता ही है, जे केसर के द्वारा दिया गया था। सिस्टमैटिक तरीके से बोले इंडेक्सिंग कर देगा तो बोले तुझे मैं 11 रुपए दूंगा ना, तो 1911 भी आप याद कर लेंगे। और इंडेक्सिंग को सिस्टमैटिक कौन कर सकते हैं? बोले सर वो तो जेके सर कर सकते हैं ना। कौन से वाले सर? जेके सर। तो हालांकि ये केसर है, लेकिन आप इसको याद कर लेना, जेके सर, जेके सर, तो जेके सर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। बोले इंडेक्सिंग को अगर सिस्टमैटिक करवाना है
तो भाई साहब मुझे केसर पिलानी पड़ेगी, है ना, तो केसर के हिसाब से भी याद कर सकते हो। जैसा आपका मन हो वैसे कर लेना, लेकिन याद कर लेना बस। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग के लेखक कौन है, वही सवाल आ गया ना, तो जे केसर, बी सही जवाब। और वर्ष पूछे तो 1911, ये लो जी, वो भी सवाल आ गया है। पूरा नाम दे दिया है इस बार जे केसर का। जूलियस ओटो केसर की पुस्तक सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो किस वर्ष में हुई थी, 1911 में हुई थी। अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिएगा 1911 के प्रकाशन का शताब्दी वर्ष है, अर्थात 1911 किसके प्रकाशन का शताब्दी वर्ष है। 1911 में किसका प्रकाशन हो रहा है, आपने अभी देखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। क्या सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के हैं, अर्थात SLSH। क्या SLSH का प्रकाशन वर्ष 1911 है? आप कहोगे बोले गुरुजी दरी बावड़ा होके कैसे भाई? भाई SLSH तो आपकी 1923 में आई थी। अगर बात करता LCSH की, LCSH अर्थात लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, तो ये आई थी आपके 1898 में। SLSH सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये आई थी 1923 में। खैर ये तो नहीं आई बोले 1911 में। अब आ रही है बात एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की, सीए कटर वाली जो है। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए भी 2 चीजें हैं, दोनों बता देता हूं खैर आपको। तो एक तो है 1882, एक है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लिए 1891, जो हर जगह देखने को मिलती है 1891, लेकिन गूगल बाबू 1882 बताया है। हालांकि लगभग जो ऑथेंटिक बुक है उनमें 1891 ही है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, 1882 भी याद कर लेना, 91 भी याद कर लेना, लेकिन ज्यादा सही 1891 है। चलिएगा खैर, तो ये भी 1911 में तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, और अभी आपने देख ही लिया है कि सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जे केसर के द्वारा 1911 में दी गई थी। तो सी यहां सही जवाब जाने वाला है। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नाम की कोई इंडेक्सिंग थी नहीं। चलिएगा खैर, अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। चैन प्रोसीजर या चैन इंडेक्सिंग, चैन प्रोसीजर या चैन इंडेक्सिंग रंगानाथन के द्वारा कब प्रस्तुत की गई? खालिस्तान छोड़ा है तो आपको बताना है कब प्रस्तुत की गई, क्योंकि नीचे समय दिया है ऑप्शन में। तो चैन प्रोसीजर आपको पता है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वाली पुस्तक आई थी 1938 में। तो उस पुस्तक में अगर चैन इंडेक्सिंग आई है तो भैया उस पुस्तक का वर्ष ही चैन इंडेक्सिंग का वर्ष होगा। तो यहां पर सही जवाब क्या जाएगा? 1938 थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के साथ में यह आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडेक्सिंग प्रणाली विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण प्रणाली पर निर्भर रहती है? आप कहेंगे सर चैन इंडेक्सिंग निर्भर रहती है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। कौन सा मॉडल विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है? तो आप कहेंगे सर चैन इंडेक्सिंग आधारित नहीं है। पोप्सी है, साइटेशन है और यूनिट्रम भी है। चलिएगा अगला सवाल। इंडेक्सिंग सिस्टम अर्थात पीक एबू इंडेक्सिंग सिस्टम, पीक एबू अभी हमने देखा था ना, इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड, इसी का तो दूसरा नाम था वो। तो पीक एबू इंडेक्सिंग, जिसका एक और नाम है बेटन कार्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं ना। तो पीक एबू इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है भाई? भाई इंडेक्सिंग सिस्टम है तो किसका है? याद करो यूनिट्रम के साथ में मैंने आपको वहां बताया था। और पीक एबू ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड का है तो किसका पार्ट था? पोस्ट कोऑर्डिनेट में बताया था कि प्री कोऑर्डिनेट में बताया था? आपको मैंने वहां पोस्ट कोऑर्डिनेट में बताया था, और पोस्ट कोऑर्डिनेट में भी किसका प्रकार बताया था? यूनिट्रम का। तो ट्रम एंट्री सिस्टम का प्रकार बताया था ये। तो ट्रम एंट्री सिस्टम के अंदर ये शामिल होगा, उसका ये उदाहरण है। और ट्रम एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम दोनों ही किसके प्रकार हैं? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के हैं। तो यहां पर आपको पोस्ट कोऑर्डिनेट दिया है, ट्रम वाला नहीं दिया है, तो बी सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है।
रिलेशनल इंडेक्सिंग सिस्टम किसके द्वारा तैयार की गई थी? रिलेशनल, है ना? तो रिलेशनल किसने तैयार की थी भाई? याद कर सकते हो, देखो बहुत सरल है, 4 ऑप्शन है। रिलेशनल इंडेक्सिंग को जोड़ना है एक सही जवाब के साथ में। एक ऑप्शन दिया है सी ए कटर, दूसरा दिया है एम टोबे, तीसरा दिया है जेएल फेराडेन और चौथा दिया है डेरेक ऑस्टिन। तो रिलेशनल इंडेक्सिंग का संबंध किस व्यक्ति के साथ था? देखो रिलेशन की बात हो रही है और यहां जवाब होगा फेराडेन। एक बात बताओ भाई, रिलेशन फेरासु ही बना कर है या फेरासु रिलेशन बन जाया कर है? तो फेरा देबा के बाद में रिलेशन बन रहा है तो रिलेशनल इंडेक्सिंग फेराडेन। तो फेरा के बाद में रिलेशन बन जाया कर है तो फेराडेन किससे संबंधित है? रिलेशनल से संबंधित है। तो सही जवाब यहां से आराम से आप पकड़ पाएंगे। तो जेईएल फेराडेन, फेरा देबा के बाद में बोले के बन रहे है? रिलेशन बन रहे है। तो रिलेशनल इंडेक्सिंग का संबंध फेराडेन से है क्योंकि फेरा के बाद में रिलेशन बन जाया करे है। टीएनपीएससी 2019 में यह सवाल पूछा गया था। चलिएगा, अगर आपसे इसका वर्ष भी पूछ ले कि बताइए रिलेशनल इंडेक्सिंग किस वर्ष में आई थी, तो फिर आप इसके लिए याद करेंगे, बोले गुरुजी रिलेशन तो 50 के साथ होगा ना, तो 50 का मतलब आपका 1950 हो जाएगा। तो 1950 का वर्ष भी आप याद कर सकते हैं। चलिएगा, खैर देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। मॉर्टिमर टोबे या ताउबे भी लिखा हुआ आता है, एम टोबे भी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, का संबंध किससे है? एम टोबे, याद होगा यूनिट्रम इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार की गई थी? 53 के अंदर एम टोबे के द्वारा ही तो तैयार करी गई थी ना। तो एम टोबे ने यूनिट्रम इंडेक्सिंग दी थी, तो यहां संबंध किससे है भाई? इंडेक्सिंग से अपने आप हो गया क्योंकि इन्होंने यूनिट्रम इंडेक्सिंग दी थी। तो यूनिट्रम इंडेक्सिंग थी तो एम टोबे का संबंध भी किससे हो गया? इंडेक्सिंग से हो गया है। डी सही जवाब होगा। सेट 2013 में पूछा गया था महाराष्ट्र में। देखिएगा सवाल अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट कोऑर्डिनेट है? पोस्ट कोऑर्डिनेट का एग्जांपल कौन सा है? इसरो के पेपर में पूछा गया था यह सवाल 2016 में। तो पोस्ट कोऑर्डिनेट का एग्जांपल आपको बताना है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। देखो प्रेसी और पोप्सी, यहां प्री लगा हुआ है और ये दोनों की जोड़ी साथ रहती है। तो प्री और पोप्सी अर्थात प्रेसी और पोप्सी तो आपके प्रिजर्व के है ना, तो प्री कोऑर्डिनेट के हैं। तो ये तो पूर्व समन्वित के हैं, प्री वाली के हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। पोस्ट का पूछा है आपको, चेन इंडेक्सिंग भी इसी का जोड़ीदार है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बच गया? सी बच गया। यूनिट्रम आपके पोस्ट कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है। ठीक है, यूनिट्रम आप यहीं से पकड़ लेना ना यार। ट्रम और ट्रम एंट्री सिस्टम और आइटम एंट्री सिस्टम पोस्ट कोऑर्डिनेट के ही तो पार्ट थे, 2 भाग थे उसी के। तो यहां वैसे भी पकड़ सकते हो ट्रम वाला। तो सी सही जवाब होगा। खैर अगले सवाल के ऊपर चलते हैं और अगला सवाल आएगा अगली क्लास में, है ना। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप अगली क्लास में आने से पहले बहुत अच्छे से तैयार करके आएंगे, और अगर तैयार करके आएंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।